नमस्कार। एक बार फिर आज आपका स्वागत है हमारी एक और कड़ी के साथ। शायद ये हमारा 10वां एपिसोड है स्वास्थ्य की पाठशाला में। स्वास्थ्य की पाठशाला में हम आपके पास नए नए विषय लाते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ ज्ञान का अर्जन हो अलग अलग मेडिकल विषयों पर, जिससे आप स्वास्थ्य लाभ ले सके और आवश्यकता पड़ने पर इस जानकारी का ऐसा लाभ उठाएं कि अगर आपको चिकित्सक के पास जाना पड़े या कोई जीवन में आपके नियर एंड डियर की कोई परेशानी हो तो उसमें आप उनका एक अच्छा साथ निभा सके। आज का विषय हमने चुना है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, हेल्दी ओल्ड एज, यानी एक ऐसी वृद्धावस्था, स्वस्थ वृद्धावस्था। और स्वस्थ वृद्धावस्था कैसी? जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, जिसमें खुशहाली वाली वृद्धावस्था हो। यह कैसे प्राप्त करें? वृद्धावस्था कैसे खराब हो जाती है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और उसको हम कैसे वृद्धावस्था को एक क्वालिटी वृद्धावस्था में कन्वर्ट करें, इस पे चर्चा करेंगे। यही आज का विषय है। आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए हम बहुत हर्षित हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, प्रेसिडेंट अवार्डी डॉक्टर अभिषेक शुक्ल, जिन्होंने प्रदेश का और लखनऊ का सबसे पहला हॉस्पिस यानी ऐसा अस्पताल, एक ऐसा प्रयोजन शुरू किया जहां पे वृद्धजन, वो वृद्धजन जो अकेले जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, जिन्हें प्रतिदिन चिकित्सीय सेवाओं की आवश्यकता हो, उनकी देखभाल की जाती है। वृद्धजन प्राय बड़े ज्यादा बीमार हो जाते हैं, तो जहां पे एक्यूट केयर, क्रिटिकल केयर अर्थात वेंटिलेटर की भी यदि जरूरत पड़ती है तो उसका भी इंतजाम है। ऐसे वृद्धजन जो लंबे अरसे तक समय बिताते हैं अस्पताल में या डॉक्टरों के बीच, और उनको यह भी लगे कि वो घर जैसे वातावरण में है, वैसा ही भोजन प्राप्त हो जाए, इन सब, और उन्हें एक प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह करने का स्थान मिल जाए, यह सब प्रदान करता है डॉक्टर शुक्ला का आस्था अस्पताल। डॉक्टर शुक्ला अपने में एक बड़ा नाम है, लखनऊ में, प्रदेश में, उत्तरी भारत में। इनके वृद्धों के साथ अनेक एक बड़ा लंबे अरसे का, करीब मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब 15 या 20 साल का, 18 साल का अनुभव है आस्था चलाने का। इसको मैं इनके संस्था को वृद्धाश्रम नहीं कहना चाहूंगा। वृद्धाश्रम वह जगह है जो हरिद्वार में और ऋषिकेश में, जहां पे कि डॉक्टर साहब थोड़ा फर्क बताएंगे आज। पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं कि एक वृद्धाश्रम में और हॉस्पिस में क्या फर्क है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो वृद्धावस्था है हमारे देश में, ये तेजी से बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और एक कारण जो समस्या का है वो है कि न्यूक्लियर फैमिलीज, आजकल प्रायः लोगों के 1 या 2 बच्चे होते हैं और उन बच्चों से पेरेंट्स की बड़ी अपेक्षाएं होती हैं कि अच्छा पढ़ो, बड़े स्कूल में जाओ, सिलेक्शन हो जाए तो मेडिकल या जो भी प्रोफेशन है उसको प्रॉपरली करो, फिर बड़ी जॉब करो, और फिर उसके लालच में या उसकी एक्सपेक्टेशन में बच्चे पेरेंट्स से कई बार बहुत दूर हो जाते हैं। जब पेरेंट्स को ये सब बच्चों को पढ़ाना और जॉब की एक्सपेक्टेशन वाली बात होती है तो उनकी उम्र 50 साल, 52 साल, 60 साल होती है और उनको बच्चों की जरूरत नहीं होती है। सिचुएशन वहां खराब होती है जब पेरेंट्स 70, 75 या 80 साल के हो जाते हैं और बच्चों को उनको बच्चों की जरूरत पड़ती है, बच्चे भी पीक और करियर बच्चे चाह के भी आ नहीं पाते। और कई बार ऐसा होता है कि जो जरूरतें हैं कि बार बार पड़ने लगती हैं कि पता लगा साल में 3 फॉल्स हो गई, 4 फॉल्स हो गई, स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गई, तो मल्टीपल एडमिशंस की जरूरत पड़ रही है, मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। तो बच्चा भी अपने काम में लगा है, उसका अपनी फैमिली के प्रति भी जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर के प्रति भी जिम्मेदारी है, तो वो चाह के भी निरंतरता से नहीं आ पाता। तो ये जो समस्या थी, ये मेरे दिमाग में विशेष घर कर गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें ऐसे वृद्ध लोग जो अपने जीवन में बहुत ही प्रॉस्परस रहे हैं और बहुत ही विभिन्न उन्होंने क्षेत्रों में अपना नाम
रोशन किया है। एक समस्या ऐसी आती है जब वो डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग स्वतः नहीं कर पाते। उठना बैठना, बाथरूम जाना, ब्रश करना, बैंकिंग करना, बैंक से पैसे निकालना, मोबाइल का टेलीफोन जमा करना, शर्ट को बटन अनबटन करना, ये काम तक वो खुद से नहीं कर पाते, तो उनको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो एक वृद्ध व्यक्ति को इन टोटलिटी देखे और एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत कि यदि उनको सोशल सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए और मेडिकल सपोर्ट भी चाहिए, तो सारे सपोर्ट्स हम लोग उनको कैसे प्रदान कर सकते हैं, इस सोच से हम लोगों ने आज से 18 वर्ष पूर्व करीब एक संस्था बनाई, जिसके बारे में सर आपको खूब भली भांति मालूम है। आप इसके आप भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं इसके, और आपसे कोई बात छुपी नहीं है। तो हम लोगों ने जब इसको शुरू किया तो हम लोगों ने एक 21 पॉइंट का क्वेश्चनेयर बनाया और उस क्वेश्चनेयर को लेकर के हम महानगर में घर घर जाते थे और सर्वे करते थे। उसमें 21 सवाल, मुझे सारे तो नहीं याद हैं, पर कुछ सवाल ऐसे थे कि आप कहां से रिटायर्ड हैं, क्या आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में थे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो आप एकदम से क्या करेंगे, क्या आपके पास कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या आपका कोई लगा हुआ फिजिशियन है, क्या आपने डिसाइड कर रखा है कि अगर कुछ होता है तो किस अस्पताल आपको ले जाया जाए, यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आप बोल पाने या कह पाने की स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में आपके साथ क्या किया जाए, कि आपने कोई लिविंग विल डायरेक्टिव है। आपने पहले डॉक्टर साहब एक डेटा कलेक्ट कर लिया जी, और ये वो समय था जब एक कॉन्सेप्ट हॉस्पिस का नहीं था। जी, पर देखिए, मेरा मूलभूत प्रश्न ये था कि हम ये जानते हैं अपने बचपन में भी कि ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे परमार्थ निकेतन में और किसी आश्रम में हरिद्वार लोग चले जाते थे, वानाप्रस्थ के अंदर, या ऋषिकेश चले जाते थे। ये हॉस्पिस में और वृद्धाश्रम में क्या फर्क फर्क है? क्या है? जी, वृद्धाश्रम बड़ा जी, अजीब दृष्टि से देखते जी, हैं कि गए पेरेंट्स जी, को वृद्धाश्रम छोड़ा है, जी, और बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं। जी, पर हॉस्पिस मेरे ख्याल जी, से एक जी, बिल्कुल अलग संस्था है, बिल्कुल सर। एक वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम, एक अलग संस्था है। सर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है वृद्धाश्रम की, वो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि वो 60 वर्ष से आयु में अधिक है और फिजिकली और मेंटली इंडिपेंडेंट है, तो वो किसी भी वृद्धाश्रम का ऑक्यूपेंट हो सकता है। तो वृद्धाश्रम एक ऐसी जगह है जहां पे जो व्यक्ति लोनलीनेस से ग्रसित है या अपने आप को खुद से अकेले नहीं सस्टेन कर पा रहा है, वो जाके कलेक्टिव लिविंग में रह सकता है, उसको समय पे भोजन मिलेगा और कुछ कंपेनियनशिप मिलेगी। अब इसके विपरीत जो सर का प्रश्न है कि हॉस्पिस क्या है, हॉस्पिस एक ऐसी जगह है जहां पे आप सिम्टम कंट्रोल के लिए आते हैं, जहां पे आप उस समय आते हैं जब आपको कोई ऐसी बीमारी बता दी जाती है जो टर्मिनल इन नेचर है और जिसमें प्रायः 6 महीने या उससे कम का समय आपके पास बचा होता है। जब आपने इलाज के सारे जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर कर लिए होते हैं, और सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेने के बाद जब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि घर ले जाओ, गंगा जल पिलाओ, तो मरीज घर जाके गंगा जल पीना नहीं चाहता। वो एक ऐसा जीवन चाहता है जो पेन फ्री हो, जहां पे उसको डिग्निटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। वो सफर नहीं करना चाहता, वो पेन में नहीं जीना चाहता। वो समझता है कि मुझे मेरा अंत नजदीक है। वो आपसे निगोशिएट या बार्गेन क्वांटिटी ऑफ लाइफ के लिए नहीं करता है, वो आपसे क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए करता है। तो हॉस्पिस या पैलिएटिव केयर में उसके बचे हुए जीवन में जो भी दिन है उसमें आप बेस्ट क्वालिटी डालने की कोशिश करते हैं, उसको पेन फ्री रखने की कोशिश करते हैं और उसकी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं और उनको जो डेथ परिवार में होने वाली है उसके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने बताई। तो देखिए, जैसे जैसे लोग वृद्ध होते जाते हैं, जो कि एक समय के साथ होगा, तीन चीजें आती हैं। एक आती है डिस्पोडेंसी, या जिसको कहते हैं लोनलीनेस। जैसा कि आपने बताया कि अब इंटरजेनरेशनल इंटरेक्शन कम हो गया है और परिवार छोटे हो गए हैं, और हो सकता है परिवार के अन्य सदस्य, किसी की पत्नी चली गई हो, कोई दो भाई साथ रहते हो या दो तीन भाई जी, रहते हो, तो वो भाई भतीजे चले गए हो, या परिवार अलग हो गए हो, या दूसरे जी, शहर में या दूसरे प्रदेश में बस गए हो, और तो लोनलीनेस की बात आ गई। दूसरा फ्रेलिटी आ जाती है, कहते जी, हैं कि सार्कोपीनिया हो जाता है, तो फ्रेलिटी की वजह से डिपेंडेंसी आ जाती है। आपने जी, कहा शर्ट का बटन नहीं लगा जी, पाते हैं, कोई महिला अपनी साड़ी नहीं बांध पाती है, टॉयलेट जाने तक में डर लगता है कहीं जी, फिसल न जाए, जी, और छोटी छोटी नित्य कर्म के लिए, दैनिक कर्म के लिए एक डिपेंडेंसी आ जाती है और फ्रेलिटी आ जाती है।
तीसरी बात आप कहते हैं वृद्धावस्था में चीजों को रख के भूल गए, छोटी छोटी चीज भूल गए। बड़ी कहानियां बनी है, यहाँ चश्मा लगा हुआ है कि साहब चश्मा ढूंढ रहे हैं, पूरे 10 मिनट तक बाद में समझ में आया कि चश्मा तो ऊपर ही लगा हुआ है, और इसको डिमेंशिया कह देते हैं। तुरंत चीजें रखी हुई भूल गए, डिमेंशिया हो जाता है, और फिर डिजीज हो जाती है और बीमारियां ग्रसित करती हैं। और ज्यादातर बीमारियां जैसे कि मैं कहूं कि हार्ट की बीमारी या लंग की बीमारी या ब्रेन के अंदर कम याददाश्त का कमजोर होना या अल्जाइमर बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर भी वृद्धावस्था में, और फेफड़े की बीमारी, सीओपीडी और इम्यूनिटी का लो होना, ये सब वृद्धावस्था में आके हमें घेरती हैं। किडनी की बीमारियां भी घेरती हैं वृद्धावस्था में। ब्लड प्रेशर अधिकांश के हो जाता है, डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है। तो इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हमको वृद्धावस्था में घेरती हैं। तो 3 विषयों पे डॉक्टर साहब आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। पहला तो मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं कि 1950 के करीब भारत के अंदर, जब भारत आजाद हुआ होगा 1940 में, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, जिसको जीविशा कहते हैं, जीविशा कहते हैं, या कितने दिन कोई बच्चा जिस दिन पैदा हुआ जिएगा, उसकी क्या एक्सपेक्टेंसी है किसी देश में, किसी समाज में, वो लगभग 33 साल की थी। तो ये 33 साल की इसलिए थी कि 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें लाखों भारतीय मर गए थे। मैं भारत की बात कर रहा हूं। तो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी और फिर 2000 ये फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई थी 2042 तक, 38 से। और उसके पहले फेमीन हो गए थे 2 बड़े, 3, फिर स्पेनिश फ्लू हो गया था, ग्रेट फेमीन ऑफ बंगाल हो गया था, और भोजन नहीं था। और तो धीरे धीरे आज ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के 70 वर्ष हो गई है। जनसंख्या भी हमारी बढ़ गई है। 140 करोड़ की जनसंख्या में कहते हैं 8 से 10 करोड़ लोग वृद्धजन हैं। तो करीब यूं मान के चले तो 8 से 10% लोग वृद्ध हैं सर। और जो डाटा कहता है कि 2040 में, जो कि बहुत दूर नहीं है, 25% कुल आबादी 25 का हिस्सा वृद्धों का होगा। यानी कि अगर हम सड़क पे निकलेंगे तो हर 10 में से 2.5 व्यक्ति जो है, जैसा जापान में हो गया है, जैसा चाइना में हो गया है, बिल्कुल जैसा कनाडा में हो गया है। और सर ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बहुत उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध है, इंटरनेट उपलब्ध है, एजुकेशन उपलब्ध है जी, आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक है जी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रही है सर जी। तो इसी सांस में बात कर लेते हैं कि अब तो कह रहे हैं कि जो WHO की नई डेफिनेशन है कि 65 से 75 वाले को आप यंग ओल्ड कहते हैं, और 75 से 85 वाले को ओल्ड कहते हैं, और 85 वाले वेरी ओल्ड या एडवांस ओल्ड कहते हैं। एनीबॉडी लिविंग बियॉन्ड 95, हमारी उम्र है, हम तो अभी यंग है जी, यंग ओल्ड है। और ये भी कहा गया है कि यूएनओ ने ये जो दशक है 2020 से 2030 का दशक, इसको डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग कहा गया। तो चलिए अब चर्चा करते हैं हेल्दी एजिंग की। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि वृद्धावस्था में फ्रेलिटी आती है, डिमेंशिया आता है, लोनलीनेस आती है, ये तीनों चीजें ना आए, और कोई व्यक्ति अगर उम्र दराज भी हो, उम्र बढ़े भी, तो ऐसा क्या फार्मूला है, ऐसी क्या टिप्स हैं जो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे? मैं सर सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा कि आपने 2 शब्द दर्शकों को बताए, फ्रेलिटी। शायद कुछ लोगों को ना ज्ञान हो कि फ्रेलिटी क्या होता है। तो जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसका शरीर शिथिल होता जाता है, इस शिथिलता को फ्रेलिटी कहा जाता है। तो फ्रेलिटी को 1 मिनट में अगर मैं बताऊं तो 5 आई। पहली चीज हुई इमोबिलिटी, हमको यहां से वहां तक जाने में भी तकलीफ होती है, 4 बार सोचना पड़ता है कि कैसे जाएं, स्लो चल के जाते हैं। इमोबिलिटी के बाद आया इम्बैलेंस, कि जब हम चलते हैं तो हमको डर लगता है कि लड़खड़ा के गिर ना जाए। तीसरी चीज आई इनकॉन्टिनेंस, जब हम उठ के चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मल मूत्र को रोक नहीं पाते। एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है महिलाओं में भी, पुरुषों में भी, और ये सोशल प्रॉब्लम भी है। मल मूत्र का कंट्रोल खत्म हो जाता है। और अब देखिए टीवी वगैरह में एडल्ट डायपर एडवर्टाइज हो रहा है, और सर इसकी वजह से लोग सोशली बाइकआउट हो जाते हैं, कहीं जाते नहीं है क्योंकि वो डायपर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। मम्मी चलेंगी मेला और सारा परिवार जा रहा है, मदर को लगता है मैं मेले में जरा भी चली तो शायद पेशाब लीक हो जाएगी, तो बच्चों तुम चले जाओ, या बार बार वॉशरूम ढूंढूंगी तो फिर सबका मूड खराब होगा। बिल्कुल, तो बेचारे वृद्धजन घर पे ही रह जाते। चौथी सर फ्रेलिटी का है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट,
कि जैसे जैसे आपने बताया कि 5 आई आप जो 5 आई जो बता रहे जी हैं, इमोबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, इनकॉन्टिनेंस, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट। तो आपका जो ब्रेन है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उसमें रेप्लिकेशन की ताकत नहीं दी है भगवान ने, तो वो धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स कम होते जाते हैं और विभिन्न प्रकार की याददाश्त की बीमारियां होती जाती हैं जिनको डिमेंशिया कहते हैं। कॉमनेस डिमेंशिया, एल्जाइमर्स डिमेंशिया, जो करीब 90% लोगों में होता है। जी ऐसे लोग जिनमें स्ट्रोक या ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई है उनमें वेस्कुलर डिमेंशिया होता है। ऐसे लोग जिनमें पार्किंसन लाइक सिम्टम्स होते हैं और याददाश्त की बीमारी है उनमें लुई बॉडी डिमेंशिया होता है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के डिमेंशिया हैं। डिमेंशिया आपने बताया कि हमारे ब्रेन में जो ब्रेन का मेन तंत्र है, तंत्रिका है, जी न्यूरॉन, जी वो दोबारा डेवलप नहीं होती है। होते। और वो चूंकि उस तादाद में और गुणवत्ता में कम हो जाती है तो मेंटी का विलोम शब्द हो गया डीमेंटेन होने लगते हैं। डिमेंटेड अर्थात याददाश्त खत्म हो गई, चीज को जी, एकदम से सोचने की क्षमता कम हो गई, तो वो भी एक तरीके की डिसीजन मेकिंग नहीं रहती है, फ्रेलिटी ऑफ द ब्रेन। फ्रेलिटी होती है। दूसरी चीज सर ने बताई सार्कोपीनिया। तो सार्कोपीनिया हम प्रायः देखते हैं कि ये बुजुर्ग, कई लोगों ने हमसे पूछा जी, कि सार्कोपीनिया कि क्या है। बुजुर्ग व्यक्ति प्रायः जब अस्पताल जाते हैं तो चल के जाते हैं कि डॉक्टर साहब को दिखाने गए, मेरे पास ऐसे बहुत मरीज आते हैं और हम लोग उनको बिल्कुल बेड रिडन कर देते हैं कि बुजुर्ग हैं, गिर ना जाए, बिस्तर पे ही रहने दो, कोई बात ना हो जाए। फैमिली भी बहुत ही ज्यादा ओवर कंसर्न हो जाती है। तो एक दिन अगर हम मरीज को बेड पे रखते हैं और उसकी एक्टिविटी नहीं करते तो वो अपना 1 से 2% मसल मास लूज करते हैं। अच्छा, तो सार्कोपीनिया पलंग पे लेटा रहे, 15 दिन लेटा रहेगा तो ही में लूज 10 to 15% ऑफ द जैसे टोटल वॉल्यूम हमने ऑफ द कहा मसल। देखा है किसी के हाथ में प्लास्टर बंध जाए जी, और 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद प्लास्टर खोले पतला हो तो जाता है। हाथ जी दूसरे हाथ की अपेक्षा पतला जी होता जी है। जी, और ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं कि अब आप खूब हाथ एक्सरसाइज करो, चलाइए और बिल्कुल फिजियोथेरेपी करिए तो जी, मसल मास डेवलप हो रहा है। सार्कोपीनिया में लॉस ऑफ मसल मास, लॉस ऑफ मसल वॉल्यूम एंड लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, ये तीनों चीजें मिल करके सार्कोपीनिया कही जाती। तो ये वृद्धावस्था में अपने आप होता रहता अपने आप होता रहता है। अगर हम वृद्ध आदमी को कहें कि वो बाथरूम नहाने से पहले कपड़े उतार के शीशे के सामने खड़े हों तो हम देखेंगे कि उनके हाथ और पैर बहुत पतले पतले हो गए हैं और उनके धड़ के मुकाबले। तो ये सार्कोपीनिया इस तरीके से है। अब आदमी ये खुद सब देख ना सकता हो है। डॉक्टर साहब, जी जो मानसिक फ्रेलिटी है यानी जी डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, जी और बीमारियां ना हो जी और सार्कोपीनिया ना हो, जी हमारे मसल में ताकत रहे, तो जो लोग वृद्ध हो रहे हैं जी। उनके लिए क्या क्या सुझाव है हेल्दी ओल्ड हाँ, एज, देखिए हेल्दी जी एजिंग जी के ऊपर आपसे सुनना जी, चाहेंगे। एजिंग सर इनएविटेबल है, सबको आनी है जी और सिर्फ हम एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं जी कुछ छोटे छोटे अपनी लाइफ में चेंजेस करके। प्रायः अब क्या चेंजेस कर सकते हैं? सबसे बड़ा जो दुश्मन है वृद्ध लोगों का वो है ओवर ईटिंग एंड इमोबिलिटी। तो यदि हम 60 साल की उम्र में एक संयम बरतना सीख जाएं और जो भोजन है भोजन को नियमित रूप से खाएं, और जैसे कि सर ने अपनी किताब में लिखा है, आप ये जो 51 नुस्खे जो जी सर ने जी लिखे बिल्कुल हैं, तो जी इसमें सर ने स्पष्ट लिखा है कि एक उम्र के बाद हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ज्यादा चीनी, ज्यादा अचार, पापड़, पूड़ी, पराठा, नमक, ये सब हमको नुकसान कहते हैं ना करता कि है। ये बुढ़े चटोरे हो जाते जी, हैं कुछ, तो वो चटोरापन छोड़ देना है। छोड़ देना है। और टेस्ट, बाकी खानों में भी बड़ा टेस्ट है, जी अगर हम जी नट्स खाएं, जी, मूंगफली खाएं और हम हरी पत्तेदार सब्जियां सब्जियां खाएं, खाएं, तो सलाद खाएं, फल उनमें खाएं। अगर नींबू डाल जी दें, जी मौसम का फल खाएं, जी तो वो भी बड़ी टेस्टी है। वो होता जी ही है कि हमने जो शुगर्स हैं जी उनके प्रति एक टेस्ट डेवलप कर लिया, अब उनके जी पीछे भागते हैं, जी वो नुकसान करते हैं। जी आयुर्वेद में डॉक्टर साहब कहा जी, गया है कि ऋतु भुख होनी चाहिए, अर्थात ऋतु के अनुसार, वेदर के हाँ अनुसार खाना हाँ चाहिए। हाँ, मित भुख होनी चाहिए, वही भोजन खाएं जो आपको पच जाए, जी जी, जो इसको आप हजम कर लें, एब्जॉर्ब कर जो सके। जी आप एब्जॉर्ब जी कर लें। और मित भुख होनी चाहिए कि भाई भूख से 80% खाएं। जापानी लोग इकागाई जी भी यही कहते जी हैं। जी और बाकी जो हेल्दी जोन्स हैं वर्ल्ड में, ब्लू जोन्स कहलाए जी हैं, वहां भी लोग कहते हैं कि भैया हचक के यहाँ तक जी न खाओ, जी भूख से कम खाओ। जी। ब्लू जोन सर आपने जो अपनी पुस्तक में भी लिखा है, मैं बस बताना चाहूंगा दर्शकों को जी, कि ब्लू जोन्स का मतलब है ऐसे एरिया जहां औसत आयु लोगों की 100 से 128 वर्ष के बीच बड़ा है, लंबा जीते हैं। बड़ा लंबा जीते हैं। तो जैसे जापान में एक जगह है ओकिनोवा, इटली में एक ऐसी जगह है
सार्डिनिया, इटली के नीचे है, जी, दक्षिण में, कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा, और निकोया पेनिनसुला में कोस्टा रिका, और ग्रीस में इकारिया। ये कुछ ऐसी जगह है जिनको ब्लू जोन कहा गिलगिट जाता है। बाल्टिस्तान में भी है, जी, दक्षिण भारत में भी छोटे मोटे एरियाज जी, हैं जहां लोग बड़ा लंबा जीते हैं। बड़ा लंबा जीते हैं जी। तो इनमें एक तो कहते हैं एनवायरनमेंट बहुत जी, अच्छा है, इनकी डाइट बहुत अच्छी है, ये लोग हमेशा चलते फिरते रहते हैं, ये बैठते नहीं है। कोई ना कोई इनमें हॉबी है कि गार्डनिंग करेंगे या वॉकिंग करेंगे, मिलने चले जाएंगे, हर हफ्ते अपनी बहन से मिलने 2 गांव पैदल चले जाते थे। हमारे ग्रैंडफादर जो थे 70 साल की उम्र में साइकिल उठा के अपनी बहन से मिलने 20 किलोमीटर साइकिल चला के चले जाते थे। तो ये जो आदत थी, एक तो मिलना जुलना हो जाता था, खाना बदल जाता था, वहां एक दिन रह आए बगल के गांव में। तो ये जो आदत है, और जो भी काम कुछ पाल लेते थे उसमें बड़ा खुशी का अनुभूति होती थी, उसमें बड़ा खुशी महसूस करते थे। ये जो था ये बहुत जरूरी था, और ये ब्लू जोन के अंदर देखा जाता था। इसको 80% रूल कहते हैं। 80%। एक बात आपने न्यूट्रिशन की कही, कुछ जेनेटिक भी होता है डॉक्टर साहब, कहा जब आपने ओकिनावा का नाम लिया, तो क्या ऐसा देखा है कि महिलाएं की लॉन्जिविटी, अमेरिका के अंदर जो औसत आयु है, जो लॉन्जिविटी है, महिलाओं की कुछ ज्यादा है। तो एक तो जेंडर बेस्ड है, और दूसरा कुछ लोग कहते हैं ना कि अभी जैसे हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, वहां पे कहते हैं कि जाटों के यहाँ या पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर आदमी 80 के ऊपर जीता है। 3 भाई हैं, 70-90 साल के हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ जेनेटिकली भी सर, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, जैसे कि हमने देखा हंटिंगटन कोरिया है। जी बिल्कुल, तो उनमें तो लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। इसी तरीके से जितने भी और कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो उनमें लाइफ स्पैन जेनेटिक बीमारियों की वजह से कम रह जाता है। एक आपने बताया एक्सरसाइज, और भारत के परिवेश में बात करें तो बहुत से ऐसे हमारे सिद्ध योगी हैं जो योग करते हैं, और कहते हैं जो लोग नित्य प्रति योग और प्राणायाम करते हैं, जिसका हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बीड़ा उठाया है, विश्व को योग दिवस दिया है, कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फ्लैट जीवन में जी रहे हैं, नीचे एक चलता हुआ ट्रैफिक और सड़क है, तो आप अपने घर के वरांडे में, अपने बेडरूम में योग और प्राणायाम 20 मिनट 40 मिनट कर लें। और उसके कई तरीके आ गए हैं, टेलीविजन को देख के कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर प्रोग्राम है, आप स्वयं थोड़े दिन में सीख जाएंगे। तो एक बात होगी एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब, रेस्ट और स्लीप का क्या महत्व है? इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जब हम सोते हैं तो बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं जैसे मेलेटोनिन, तो वो उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो एंटी एजिंग का इफेक्ट होता है। तो एडिक्वेट स्लीप 6 to 8 आवर्स और मे बी 6 to 9 आवर्स फॉर एल्डरली पीपल। बहुत से वृद्धजन कहते हैं हमें नींद आती नहीं, हमारी डिस्टर्ब स्लीप है, अंग्रेजी में इसको कह देते हैं इंसोम्निया, तो उसमें आप क्या करते हैं? इसका सर प्राय ये देखा गया है कि जो वृद्धजन है, जो रिटायर्ड हैं, जो घरों में रहते हैं, वो हर मील के बाद एक नैप ले लेते हैं। नाश्ते के बाद सो लिए, लंच के बाद सो लिए, शाम को सो लिए, तो उनका जो नींद का कोटा है 8 घंटे का, वो आधा तो दिन में पूरा कर चुके होते हैं, इसलिए रात में सोते नहीं, रात में नहीं सोते। नहीं, तो इसमें हमारी किताब में जो हमने देखा है, लिखा है कि ये डे टाइम नैप मत लीजिए, और अब ये कह रहे हैं पावर नैप लीजिए साहब खाना खा के। तो ये 10 मिनट जो यूं सो जाते हैं, तो 10 मिनट तो ठीक है, उसको बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर 2 घंटा दोपहर में सो गए और फिर सवेरे देर से उठे, तो वो कहाँ तक रिकमेंडेड है? अब सर, जो व्यक्ति घर में ही हैं और कहीं इंगेज्ड नहीं है, तो प्रायः ये देखा गया है कि उनके पास क्योंकि कोई काम नहीं है, तो दिन में 2-3 बार चाहते हुए या ना चाहते हुए सो ही लेते हैं, और उनका नींद का कोटा पूरा होता है। फिर जब हम उनको नींद की दवाएं देते हैं रात में सोने के लिए, तो फिर कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि वो बाथरूम के लिए उठे और गिर पड़े। जैसे आपने अपनी किताब में लिखा है कि ऐसी कौन सी दवाएं हैं जिनको रात में नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो एक तो आपने नींद की दवाओं के बारे में लिखा है, और दूसरा डायरेटिक्स के बारे में लिखा है, जिनको खाने से यूरिन बार बार होता है, आपने लिखा है शायद दिन में लेना चाहिए। तो इस तरीके की छोटे छोटे मॉडिफिकेशन हमको करने चाहिए। नींद के लिए ये भी कहा है कि कट डाउन ऑन कैफीन, यानी टी कॉफी को कम करें, एंड कट डाउन ऑन टोबैको। तो करीब 20 से 30% वृद्धजनों में टी कॉफी, जिसके अंदर की कैफीन नामक एक जो स्टिमुलेंट है, सीएनएस स्टिमुलेंट है, उसकी बहुत क्वांटिटी है, और टोबैको जो कि निकोटीन है। तो इस पे आप एक छोटा सा प्रकाश डालेंगे कि आप क्या अपने मरीजों को
जब जो आपके मान लीजिए हॉस्पिस में कोई ऐसे वृद्धजन आए जो इंसिस्ट करते हैं या कमरे से बाहर निकल के वरांडे में खड़े होके या किसी उसमें बालकनी में खड़े होके स्मोक करते हैं, तो आप उसके प्रति क्या रुख अख्तियार करते हैं? सर मैंने ये देखा कि जो सुपर सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी 70-75 वर्ष के हो चुके हैं, वो कहने के बाद भी जो उनको आदत लगी है किसी चीज की, वो जनरली वो उसको छोड़ते नहीं है। तो उनको मैं ग्रेजुअली यही कहता हूँ कि इसको कम करें और किसी दूसरी चीज से, जैसे सौंफ है, इलायची है, किसी और चीज से उसको चेंज करें। और इस तरीके के जो भी टोबैकोज हैं, ये कैंसर फॉर्मिंग होते हैं, उसको थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका क्या वर्स्ट रिपरकशन हो सकता है। पर इसमें कुछ लोगों का ये भी जवाब आता है कि साहब मैं तो 20 साल की उम्र से खा रहा हूं, अभी तक नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा। वह मुश्किल सा सवाल जी। है, लेकिन हम लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं और असिस्ट भी करते जी। हैं कि वो टोबैको की हैबिट को छोड़ दें। छोड़। और ये देखा गया है कि जिन लोगों ने एक एडवांस एज में आके भी टोबैको और कैफीन की क्वांटिटी को कम कर दिया, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ है, उनके कैंसर इंसिडेंस में इंप्रूवमेंट हुआ है। चलिए, समय कम बचा है, 20-25 मिनट का समय हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि अपनी इस पॉडकास्ट को 30 मिनट तक, 25 मिनट तक सीमित रखें। डॉक्टर साहब, एक छोटी छोटी दो बातें कर लेते हैं। आजकल कहते हैं कि कुछ ऐसा करिए कि सोशल एंगेजमेंट रहे और मेंटल एंगेजमेंट रहे। सुपर एजर्स के बारे में देखा गया है कि वो अपने आप को मेंटली एंगेज रखते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, जी। उससे डिमेंशिया कम होता है। जी। एक तो आपने बताया भाई वैस्कुलर डिमेंशिया, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है और ब्रेन में पूरा ब्लड सप्लाई नहीं गया, जी। तो उसमें तो खैर कोई कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय इसके कि वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल रखे और वैस्कुलर एजिंग ना होने दे। लेकिन अगर वैस्कुलर डिमेंशिया नहीं है, वैसे ही अल्जाइमर हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या, एल्डरली के एंगेजमेंट के लिए आपके हॉस्पिस में क्या इंतजाम है, या उसको सोशली कैसे आप एंगेज रखते हैं? वो उनको कैसे ये कहते हैं, कैसे ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये उनके मन का काम है, उन्हें यही करने दो? तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे हम सब लोग जानते हैं, डिसयूज एट्रोफी, जिस ऑर्गन को इस्तेमाल ना करे वो एट्रोफीड होके बेकार हो जाती है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन और बॉडी पार्ट्स भी हैं। अगर हमने ये मान लिया कि हम रिटायर्ड और टायर्ड हैं, अब हम किसी काम के नहीं और हमें कोई काम नहीं करना है, तो बहुत ही जल्दी हमारी बॉडी में डीजेनरेशन और एजिंग होगी और प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेनोसिस से हमारी बॉडी में रैपिड वियर एंड टियर होगा। तो ये बचाने के लिए हमको अपने आप को बिजी एंड ऑक्यूपाइड रखना है। हमको अपना एक प्लान चेकआउट करना है कि कितने बजे हमको सुबह उठना है, क्या हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्कूल छोड़ने जा सकते हैं, क्या उनको पार्क लेके जा सकते हैं, क्या हम अपने सहयोगियों के साथ पार्क में घंटा 2 घंटा बिता सकते हैं, कॉफी पीने जा सकते हैं, कार्ड्स खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, किसी तरीके से अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। अगर हम टीचर रहे हैं तो किसी गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। अगर हम ड्रॉ अच्छा कर लेते हैं, गार्डनिंग अच्छी कर लेते हैं, सिंगिंग अच्छी कर लेते हैं, तो अपने ज्ञान से क्या किसी को लाभान्वित कर सकते हैं। तो अगर लाइफ में जीने का कोई पर्पस होगा, आप घर से तैयार होके सुबह निकलेंगे, तो ये बात श्योर है कि आपका ब्रेन, आपकी एजिंग, आपकी हर चीज इंप्रूव होगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगी और आपकी समाज में और घर में पूंछ भी बढ़ेगी। मैं मेलबर्न में था डॉक्टर साहब, एक यूनिवर्सिटी मैंने देखी, उसका पैम्फलेट देखा, यूनिवर्सिटी तो नहीं देखी, जिसमें एडमिशन की मिनिमम एज जो थी 60 वर्ष थी। अच्छा। जहां पे वो हाँ। केवल वृद्ध लोगों को एडमिशन देते हैं और वृद्धजन जो चाहे, कोई कह रहा है मैं कंप्यूटर साइंस सीखना चाहता हूं, उनको डिग्री मिल रही है जी। और ऑक्यूपेशन की अपॉर्चुनिटीज है। कंपनियां आ रही है जो कहती हैं, एडवर्टाइज करती है कि हम 65 के साल के ऊपर का आदमी लेंगे, क्योंकि कहते हैं वृद्धजन में बड़ी विजडम होती है और अभी उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है जी। वहां पे कुछ देशों में। और जापान के अंदर तो ये है ही, तो जिसका जो सुख है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई फ्लूइड बजा रहा है। एक साहब बोले मुझे साहब बचपन से तमन्ना थी तबला बजाने की, अब मैं आप गाइए और मैं तबला बजाऊंगा, और उन्होंने 60 की उम्र पे तबला बजाना सीखा। तो जो आपने बड़ा अच्छा बताया कि भाई कि जिस चीज में आप टीचिंग करना चाहते हैं, आप कोई चीज करना चाहते हैं, फिर से आप डिप्लोमा लीजिए, एडवांस एज लर्निंग करिए। सोशल सर्विस भी लोग करते हैं जी। एज के अंदर। डॉक्टर साहब, समय बहुत तेज बीत गया है, आखिर में हम आपसे बस छोटी सी ये बात पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, ये एक कंसेप्ट है क्वाली और डाली का, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स और डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। हमारा जीवन जो है, मान लीजिए हम 5 साल के अपने एक वात्सल्य जीवन से, एक टॉडलर जीवन से थोड़े से अकल आ गई 5 साल में, तो
जिसको कहते हैं कि 5 से 25 साल की उम्र में हम पढ़े लिखे बड़े हुए, हमने अपना जीवन काटा। 25 से 50 साल तक जो है हमारा एक फैमिली लाइफ होती है, और 50 से लेके 75 तक हमारा जो है एक एडल्टहुड होता है, जिसके अंदर हम कुछ थोड़ा बहुत समाज के लिए करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम डिग्निटी से जी लें, हमारी लोनली ना हो, लोनलीनेस ना हो। तो प्रिपरेशन फॉर ओल्ड एज क्या होनी चाहिए? पुराने जमाने में तो कह दिया उन्होंने, वारणाप्रस्थ कह दिया और गृहस्थ आश्रम कह दिया। आज के आदमी को क्या कहें, एक जवान आदमी को, हाउ टू प्रे? अब उसके बच्चे बहू तो दो दो चार चार बच्चे पैदा करेंगे नहीं, इंटरजेनरेशनल इंटरेक्शन कम हो जाएगा। अब आपको कई मौसी मौसा चाचा चाची मिलेंगे नहीं, अब परिवार उतना लंबा मिलेगा नहीं। तो उसकी सोशल इंटरेक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्कोपीनिया ना हो, लोनलीनेस ना हो, एक हम लोग समाज में क्या फैलाएं? मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। यदि ये नवयुवक और न्यूअर जनरेशन के लिए मैसेज है तो उनको दो प्रकार के इंश्योरेंसेस जरूर ले लेने चाहिए, एक बड़ा टर्म प्लान और एक बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी ओल्ड एज में इलाज कराने की, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्वतः ही इंप्रूव हो जाएगी और आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब रही बात कि तो सोशली, पीपीपी कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। जी तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि वृद्धावस्था में एकदम इमोशनल होके सब रुपया पैसा एकदम से बेटा बहू को आप बांट दें, अपने पास कुछ न रखें। आप अपनी विल जरूर लिख लें और अपनी विल लिख के रजिस्टर करा लें, लेकिन आपकी जो है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्रू इंश्योरेंस, थ्रू पेंशन, थ्रू योर सेविंग्स जरूर होनी चाहिए, और इसको इंश्योर करें। दूसरा, आप लोनलीनेस के लिए अपना एक फ्रेंड सर्किल तैयार करके रखें। कुछ लोग जाके बच्चों के साथ रह लेते हैं, बहुओं के साथ रह लेते हैं, कुछ नहीं रह पाते, उनको वहां का वातावरण नहीं लगता, कुछ अपना फ्रेंड सर्किल डेवलप कर लेते हैं, कुछ सोसाइटीज में मूव कर जाते हैं, कुछ गांव की चौपाल में जाने लगते हैं, कुछ सोशल सर्विस करने लगते हैं, और कुछ जो है वो सत्संग इत्यादि का रुख अख्तियार कर लेते हैं और उसमें चले जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बातें हो गई डॉक्टर साहब। आखिर में जाते जाते हम आपसे एक सवाल और पूछ लेते हैं कि ये ऐसा क्या क्या प्रयोजन किया जाए, कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी जब कभी कोई बीमारी आ जाए, जैसे आपने बताया कि जो भी बीमारी आती है, मैं सर्जन हूं, सर्जरी जब करते हैं तो कहते हैं कि ऑक्टाजेनेरियन, यानी कि जो 80 साल और 90 साल के बीच के लोग हैं, और नोनाजेनेरियन जो 90 वर्ष के ऊपर जीरियाट्रिक लोग हैं, उनमें सर्जरी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है। पर कुछ कुछ ऑक्टाजेनेरियन, नोनाजेनेरियन सर्जरी को अच्छा टॉलरेट करते हैं, क्योंकि उनमें अगर उतना सार्कोपीनिया नहीं है तो वो टॉलरेट करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो टेक्निकल एडवांसेस हैं उनकी चर्चा आज नहीं करेंगे कि हम लोग क्या टेक्निकल एडवांसेस, क्या कंटिजेंसी मेजर्स लेके चलते हैं, पर फिर भी आप कैसे अपने हॉस्पिस के अंदर इन ओल्ड पीपल को तैयार करते हैं अगर उनको कोई सर्जिकल इमरजेंसी हो जाए? बड़ा अच्छा सर सवाल आपने पूछा। बस इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि कई बार ऐसा देखा गया कि वृद्ध लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के बाद भी रिलेक्टेंट होते हैं और वो 2 रुपए की एक ब्लड प्रेशर की गोली छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है, फिर पैरालिसिस हो जाती है, बचा हुआ जीवन बिस्तर पे आ जाता है। इसी तरीके से डायबिटीज की दवा नहीं खाते हैं और गैंग्रीन और डायबिटिक फुट होता है, गैंग्रीन बन जाती है, पैर काटना पड़ जाता है। तो हम सबको जो भी हमारे चिकित्सक ने दवाएं लिखी हैं वो खानी चाहिए, और महीने में एक बार या 2 महीने एक बार अपने चिकित्सक को जरूर दिखाना चाहिए। अब रही बात जो सर का प्रश्न था कि अगर एक फ्रेल ओल्ड एल्डरली को सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है तो उसमें क्या एहतियात हमको बरतनी है, तो ये निर्भर करेगा कि कैसी सर्जरी करानी है। यदि वो मरीज गिर रहा है, ओल्ड एज में फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल्स एंड फ्रैक्चर्स है, तो हम उनका एक बीएमडी करा के जो है इनकी हड्डी की घनत्व को चेक कर लेंगे कि बोन मिनरल डेंसिटी कैसी है, P1NP मार्कर कैसा है, क्या अगर वो हम हड्डी लगा के इम्प्लांट लगाते हैं तो सस्टेन करेगा कि 15 दिन बाद फिर वो वहां से हट जाएगा, उनका हीमोग्लोबिन कितना है, प्रोटीन कितना है, एल्बुमिन कितना है, क्या सर्जिकल इंटरवेंशन वो सस्टेन कर पाएंगे, वुंड हीलिंग कैसी होगी, उनका सर्जिकल रिस्क कैसा है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कैसा है। इन चीजों को तो मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा जीरियाट्रिक सर्जिकल इंटरवेंशन डिफर करेगा, जैसा कि हम एक 20, 25, 30 साल के आदमी में करते हैं। बहुत अच्छा बताया अभिषेक जी आपने। और जाते जाते देखिए एक बात और कह दे
इन्होंने सर्जरी की बात की, तो मैं पॉलीफार्मेसी की बात करूं। वृद्धजनों में एक पॉलीफार्मेसी नामक विडंबना और है। अब जैसे कि एक वृद्धजन जो है वो कैटरैक्ट की सर्जरी के गए हाथ के डॉक्टर के पास, उनकी हड्डियों में दर्द था, जोड़ों में दर्द था, तो वहां पे चले गए, हड्डी के आउट, फिर पेशाब के अंदर कोई तकलीफ थी तो यूरोलॉजी में चले गए। तीनों डिपार्टमेंट में उनको कैल्शियम की गोली लिख दी गई। तीनों विभाग में उनको उन्होंने कह दिया साहब बड़ी गैस बनती है, पेट में डकार आती है, तो ये जो प्रिजोल ओमेप्रिजोल जैसी दवाएं होती हैं ये लिख दी गई। तो अक्सर ये देखा गया है कि उनकी ब्लड प्रेशर की दवा तो चली रही है, थायराइड की दवा चली रही है, प्रोस्टेट की दवा चली रही है, कई तरफ से न्यूट्रास्यूटिकल्स या विटामिन या कैल्शियम की गोलियां कई जगह से लिख जाती हैं। और ये पॉलीफार्मेसी एक ऐसी नई विडंबना है। तो आपके घर में यदि वृद्धजन हो तो जरूर किसी गुड हॉस्पिस में जाके, किसी फैमिली फिजिशियन पे जाके ये इंश्योर कर लें कि एक जस्टिफाइड सिंगल प्रिस्क्रिप्शन हो जाए, जिसमें उनकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म की दवा भी लिखी हो। यदि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या B12 सप्लीमेंटेशन की वेजिटेरियन में आवश्यकता है तो उसकी एडिक्वेट मात्रा में दवा लिखी हो, और पॉलीफार्मेसी जैसी गलत चीज उनके साथ ना हो रही हो। समय समाप्त होता है। आज की स्वास्थ्य की पाठशाला को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली नए विषय के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। जय भारत।